Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। BCD 207 हम लोग पिछले पढ़ रहे थे, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है। हम लोग बात कर रहे थे शायद वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल 1990। तो हम लोग इसी के ऊपर अभी बात करेंगे। कल मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका था और मैंने आपको ये बताया था कि वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, जिसे जोमेटन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, 1990 में क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे बेसिक कारण क्या थे। और फिर मैंने इसके 2 आर्टिकल्स के विषय में आपको बताया था, जिसमें पहला आर्टिकल था बेसिक लर्निंग नीड्स के विषय में बताता है और दूसरा शेपिंग द विजन के विषय में बताता है कि हमारा विजन को हम कैसे शेप दें और किस तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 3 के विषय में, जो कि है यूनिवर्सलाइजेशन, एक्सेस एंड प्रमोटिंग द इक्विटी। यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब है कि दूर दराज के क्षेत्रों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां तक बच्चे पहुंच नहीं पाते, या कई बच्चों की स्थितियां ऐसी नहीं है जो स्कूलों तक पहुंच नहीं सकते। ये स्थितियां तब ज़्यादा खराब हो जाती हैं जबकि जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हमारी बहुत कठिन हो, जैसे रेगिस्तान, जैसे पठार, जैसे और कहीं भी हमारी चीज़ें हो सकती हैं, पहाड़ों पर दूरगामी स्थान है, बहुत ही अलग तरीके का हमारा ये सब चीज़ें चलती हैं। और बड़ा मुश्किल हमारे लिए, सबके लिए हो जाता है कि भाई जहाँ भी बच्चे हों, बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचें। कई जगह तो ऐसी भी स्थितियाँ हैं जहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों को जाना कहाँ पड़ेगा ये बच्चे भी नहीं जानते हैं। बहुत दूर दराज के इलाकों में इस तरीके की आवाजाही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के बीच में आती हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस हों, चाहे उनकी हेल्थ कंडीशंस हों, या और भी कई तरीके की चीज़ें जिससे कि बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच सकते। तो खासतौर पर बेसिक एजुकेशन में ये देखा गया कि जितने बच्चे हैं, यूथ्स हैं, एडल्ट भी हैं, उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि पहली चीज़ तो है हमारी कि भाई बेसिक एजुकेशन ले लें बच्चे, क्वालिटी तो बहुत बाद में आएगी, पहले तो लें, वहाँ तक पहुँचें। तो ये एक समस्या है। और जिन बच्चों को मिल रही है उन्हें शायद क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। ऐसे हज़ारों वीडियोज़ हैं, ऐसे हज़ारों आपके पास में मेम्स के रूप में भी आते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पर अभी बिहार में दिखा रहे हैं, यूपी में दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में भी दिखा रहे हैं कि बच्चों से जब पूछा जाता है तो बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि उनके स्टेट में, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, प्रदेश का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ बच्चों की ही गलती नहीं है, बल्कि टीचर एजुकेशन में भी हम लोग तो देखते ही हैं कि टीचर्स को भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हैं कि बहुत हर चीज़ पता हो, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नॉलेज होती है जो हर एक को पता होती है। तो इस बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, जिसको जिस उसके हिसाब से उसको दी चाहिए। करना ये नहीं था
कि सबको बराबर बराबर, बल्कि नहीं करना ये होता है कि जिसको जैसी जरूरत हो उस जरूरत के हिसाब से चीजों को प्रोवाइड तो एक होनी चाहिए, किसके लिए, सब बच्चों के, यूथ के, सभी एडल्ट्स के लिए, उनको अपनी अचीव करें और एक जो एक्सेप्टेबल लर्निंग का एक जो क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करके चल सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज टू इंश्योर एक्सेस। एक्सेस होना बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्कूल तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा तो कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल बच्चों तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो हम क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए इंश्योरिटी सकते हैं, जो भी इसमें वाले हर्डल्स होने चाहिए कि हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन से वो सारी सारी चीजें हो जाएं। यहाँ पर गर्ल एजुकेशन की बात भी आई, यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात आई या नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी बात आई। पॉवर्टी एलिमिनेशन भी एक चीज है, अगर आपको नहीं पता होगा आप कहीं पढ़ सकते हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो उद्देश्य दिए हुए हैं वो उद्देश्य भी इस डिक्लेरेशन से ही निकले हुए हैं एसडीजीज में। तो वो भी यही है कि गरीबी हटाना है, शौचालयों का निर्माण है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा कि ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस पता होना चाहिए। गर्ल एजुकेशन के मामले में बड़ी खराब स्थितियां रखती हैं। कैसे? ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बेकार हो रही हो या जानबूझ के कोई लड़कियों को गलत पढ़ा रहा हो या कम पढ़ा रहा हो। भाई आपकी क्लास में आप तो अपने दूर मत जाइए, अपनी ही क्लास देख लीजिए कि अगर लड़के आता होगा लड़कियों को या जो एक है बच्चों अपनी प्राइवेसी नहीं, अपने आप सुरक्षित महसूस नहीं करती। हाँ जाए जो है शौचालय निर्माण की भी बात की गई, ऐसी जहाँ तो बने हुए हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं लेकिन कुंडा लगा हुआ है, कई जगह तो कुंड भी नहीं है। अपने यहाँ भी देख लीजिए, शायद ऐसा हो, नहीं है तो अच्छी बात है लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो एसडीजीज में इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लाया गया और ये बताया गया कि भाई आपको भी यहाँ पर यही सब चीजें करनी ही होंगी। इसके अलावा एक्टिव कमिटमेंट मस्ट बी मेड टू रिमूव एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। ये एक बड़ा अच्छी लाइन कही गई कि जो एजुकेशन में अनियमितताएं हैं, विषमताएं हैं, उनको दूर करने की जरूरत है और इसमें कमिटमेंट सभी का होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, पब्लिक हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हों, जो भी हैं। जो अनडिजर्व ग्रुप्स हैं जैसे गरीब हैं, गलियों में सड़कों पर घूमने वाले बच्चे हैं, है ना, ये जो चीजें हैं, रूरल और रिमोट पॉपुलेशन है, या ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आदिवासी हैं या घुमंतू टाइप के बच्चे हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं यानी जो बिल्कुल क्या कहते हैं ना, मूल निवासी, या जिसमें ट्राइब्स आते हैं, चाहे वो एथनिक तौर पर अलग हों, रेशियल तौर पर अलग हों, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हों, रिफ्यूजीज हों, ये सारे के सारे, या वार विक्टिम्स हों जो वार के कारण से इधर से उधर प्लेस हो गए हो, मिसप्लेसिंग हुई हो या रिप्लेसिंग हुई हो, ऐसे लोगों को एजुकेशन देने का हमारे यहाँ कोई भी चलन अभी तक नहीं है। इसमें डिक्लेरेशन में यही बात की गई थी। हिंदुस्तान जरूर एक वार अफेक्टेड जोन कभी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। हालांकि आतंकवाद जब से आया है और नक्सलवाद जब से हुआ
तब से उस इलाके के लोगों में तो तो नहीं होती, तो जैसे किया और भी इजराफिल मसले फैमिलीज हैं, इधर से कई हजार मील इधर से हो जाते हैं नई जगह बच्चों, खासतौर पर उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, ये दुनिया में बड़ा कठिन काम है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो वास्तव में उन सब चीजों से गुजरे हों या जिन्होंने इन तरीके की चीजों को देखा हो। गरीब बच्चे जो सड़कों पर घूमने वाले हैं, तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, इस पर एक कंसर्न यहाँ पर व्यक्त की गई कि भाई उनको भी आपको एजुकेशन के दायरे में लाना चाहिए, लाना होगा। फिर डिसेबल्ड पॉपुलेशन की बात उठी कि उनको आप स्पेशल अटेंशन देंगे, जो भी आप स्टेप्स ले सकते हैं वो उनकी कल्पना आप का इंटीग्रल पार्ट है। बेसिक चीज आर्टिकल 3 में कही थी। ये 15 मिनट ऑलरेडी मेरे को हो चुके हैं, अब ये एडमिट हो रहा है, बार बार अपने को आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्लास में लेट नहीं आई। कल से 10:30 बजे के बाद इजाजत नहीं दूंगा उसको ज्वाइन के लिए। जब मैं इन पे आ सकता हूँ तो मैं ये रोकूं। बस ये मेरे आखिरी बार कहना था, मैं इसके बाद में दोबारा नहीं कहूंगा। लर्निंग की बात है, उन्होंने कहा कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इस लर्निंग पर फोकस किया जाए। यहाँ पर जो बच्चों की सोसाइटी डिपेंडेंट अल्टीमेटली और सोसाइटी डिपेंडेंट लर्निंग है, उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे उसमें क्या क्या काम किया जा सकता है, उसमें सारी बातें की जा सकती हैं। जैसे यूजफुल नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, रीजनिंग एबिलिटीज को, स्किल्स को, वैल्यूज, हम लोग पिछली बार भी बात कर चुके। इन सब चीज़ों को लर्निंग एक्विजिशन पर जोर दिया जाना चाहिए, उनके लर्निंग आउटकम्स पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि उनके इनरोलमेंट पर। अगर यहाँ ये लागत है राइट टू एजुकेशन, भगवान ने कहा था भाई कब हुआ राइट टू एजुकेशन? नाइन में और जो में एप्लीकेबल हुआ था 2000 में लगा, 2009 में जो अब आवाज की है ठीक। तो राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ, अगर आप आज की तारीख में राइट टू एजुकेशन कहीं फ्री ऑफ वो को भी खोलना जाए कि वो गरीब के भी ऐड करा देते हैं और बहुत आप लोग पास में दी हो। अलावा वो अच्छे स्कूलों में उन्होंने 25% सीटें तो दी ही नहीं है, और जहां दी हैं वहां पर बड़ा मसला यह है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ते, उनके लिए अलग सेक्शन बना दिए गए हैं, अलग क्लासेस खोल दी गई हैं। यहाँ तक कि कई बार तो अलग अलग टीचर्स भी विचार किया जाना चाहिए, उनके पार्टिसिपेशन को कंटिन्यूअस पार्टिसिपेट बनाया जाना चाहिए, और प्रोग्राम में या सर्टिफिकेट पे बोले तो सर्टिफिकेट लेना, जितने एक्ट जितने भी गए हैं उनमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ये सच बात है कि जब आउट करते हैं
तो फेल और पास होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा, खैर ये ज़्यादातर आदर्शवादी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक जो आदर्शवाद तो बहुत दूर की बात है, जो वास्तविकताएं हैं वो सबके सामने दिखाई देती ही हैं। आर्टिकल 5, उसमें कहा गया, आर्टिकल 5 पर में एक खास तरीके की चीज़ों पर बात की गई, जिसमें कहा गया ब्रॉडनिंग द मीन्स एंड स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन, कि बेसिक एजुकेशन का अभी तक का जो स्थिति है वो स्कोप नहीं, को एक नए अर्थ देने पड़ेंगे। तो जिस पर उन्होंने मेनली 4-5 बातें कही और बड़ी अच्छी उस पर बात कही है कि लर्निंग बिगिंस एट बर्थ, कि लर्निंग जो है वो जन्म के साथ शुरू हो जाती है। तो हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इनिशियल एजुकेशन है, इस पर हमें बल देना पड़ेगा। इसीलिए चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स यहीं से निकल के आए, जिसमें फैमिलीज को, कम्युनिटीज को और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स को सबको इनकॉर्पोरेट करके, ब्लेंड करके एक नया प्रोग्राम हमें चलाना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि द मेन डिलीवरी सिस्टम फॉर द बेसिक एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड द फैमिली इज प्राइमरी स्कूलिंग। सबसे पहले तो यह है कि आप स्कूल का बंदोबस्त घर के अंदर ही करेंगे। कोई भी बच्चा अपने परिवार से ही पहले सीखता है और उसके बाद में जब वो जाता है बाहर हम उसे कहेंगे प्राइमरी स्कूलिंग। तो प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए, पूरी दुनिया में एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से लगा लिया, चाहे वो मॉन्टेसरी सिस्टम हो, चाहे वो किंडरगार्टन सिस्टम हो, कोई भी, या नर्सरी सिस्टम हो या प्लेवे सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हो, हमें पूरी दुनिया में एक जैसा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि बेसिक लर्निंग नीड्स हैं सारे बच्चों की, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कल्चर, उनकी आवश्यकता, उनकी अपॉर्चुनिटी ऑफ द कम्युनिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, जिसके आधार पर बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट बात आती है इसमें, द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ यूथ एंड एडल्ट्स आर डाइवर्स एंड शुड बी मेट थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम। सब बच्चों के सीखने का स्टाइल अलग है, बच्चे के, बड़े का, जो भी हो, सबका सीखने का स्टाइल अलग है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड सिचुएशन से बच्चे आते हैं। तो हमारा पढ़ाने का तरीका भी एक जैसा नहीं होता, हमारे पढ़ाने के तरीके में भी डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी होगा। डिलीवरी सिस्टम हमारे अलग अलग होंगे। लेक्चर मेथड अकेला काफी नहीं है, लेक्चर मेथड बड़ी क्लासेस में चलता है, लेकिन पार्टिसिपेटरी मेथड छोटी क्लासेस में चलता है। तो ये इसके विषय में आप लोग अपना पढ़ेंगे, जब मैथोडोलॉजीज के विषय में आप क्लास ले रहे होंगे, वहां पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी कि पार्टिसिपेटरी मेथड कौन से होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोचेस कौन सी होती हैं, या नॉलेज बेस्ड अप्रोच कौन सी होती हैं, एक्सकर्शन बेस्ड, स्किल बेस्ड और लेक्चरिंग मेथड। ये बहुत सारे मेथड आते हैं, जिसमें आपको डाल्टन मेथड भी पढ़ना पड़ेगा, या साइंटिफिक इंक्वायरीज वगैरह, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, तो वो मैथोडोलॉजी में आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही गई, इस डिक्लेरेशन में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि भाई बच्चों को डिलीवरी सिस्टम्स भी अलग अलग तरीके के होने चाहिए। क्लास में अगर आप एक ही तरीके की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई बच्चे जरूर उस सिस्टम से बाहर होंगे। जैसे डिसेबल्ड बच्चे बाहर हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनका कोई पहले से कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, बच्चे बाहर हो गए। तो हमें बहुत सारे तौर को लगाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, अप्रेंटिसशिप हो सकती है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन या पॉपुलेशन या एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की बात हो सकती है, इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात हो सकती है, टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, फैमिली की बात हो सकती है। बहुत सारे अदर तरीके हैं जिसमें हमें इन इश्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए क्लास में एक्टिविटी होती है एनवायरमेंटल साइंसेस की, जिसमें बताते हैं पेड़ पौधे, हमारे आसपास के वनस्पतियाँ, शब्द में पढ़ाते हैं वनस्पतियाँ और वन्य जीव। ठीक है भाई, वन्य जीव पढ़ा रहे हैं, वनस्पतियाँ पढ़ाओगे कैसे क्लास में? अब टीचर तो क्लास के अंदर ही पढ़ा देता है कि भैया वनस्पतियाँ, भैया उन्हें खेत में लेके जाओ ना, डिफरेंट तरीके के खेतों में दिखाओ कि किस तरीके की वनस्पतियाँ होती हैं। बच्चों से कहो कि 10 तरीके की अलग अलग पत्तियाँ ढूंढ के लाएं, 10 अलग अलग तरीके के पौधे ढूंढ के लाएं। तो ये आप एक्टिविटीज अगर देते जा रहे हो
SUPWs इसीलिए होते हैं, स्किल वाले जो प्रोडक्टिव वर्क होता है वो सब बच्चों को करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन देने के चैनल मौजूद हैं, जितने भी तौर तरीके आपके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए हैं, जितने भी ऐसे टूल्स हैं, जितना भी कम्युनिकेशन हो सकता है, सोशल एक्शन हो सकता है, वो आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि सोशल इश्यूज पर या आपके कल्चरल इश्यूज पर या उनकी एसेंशियल नॉलेज पर बच्चों का एक माइंड मेकअप हो सके, कि बच्चे समझ सकें। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया भी था कि क्लासेस में वो लोग सिखा रहे हैं कि बस में कैसे सफ़र करते हैं या ट्रेनों में हम कैसे सफ़र करते हैं, और कोई ज़रूरतमंद आता है, बूढ़ा व्यक्ति या लेडीज़, तो हम उनको किस तरीके से दे देते हैं। स्कूलों में पहले 900 रुपये सिखाते थे सबको, नमस्ते करना, पैर छूना, ये करना, वो करना। आजकल तो खैर सब चीज़ें खत्म है, तो वो बेकार की बात है। हम तो अपने घरों में भी बच्चों को टोकते नहीं है कि कोई आ जाए तो उसको नमस्ते करना भी सिखा दो। लेकिन ये सब चीज़ें लाइफ स्किल्स हैं, इनको सिखाया जाना चाहिए। सोशल स्किल्स हैं, सिखाया जाना चाहिए। जो सोशल एटिकेट्स हैं, सिखाया जाना चाहिए। सड़कों के जो एटिकेट्स हैं, सिविक सेंस हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। ये बात यहाँ पे इन्होंने कहा कि बेसिक एजुकेशन में ही ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और आर्टिकल 6 कहता है कि लर्निंग के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट को बनाना, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। तो जो इन्वायरमेंट हो, यानी आसपास का जो वातावरण हो, वो हमारा लर्निंग को प्रमोट करने वाला हो, ना कि लर्निंग को खत्म करने वाला। एक बच्चे ने अपने घर में ही जो तार फार इधर उधर के बिखरे पड़े थे, उसने लिया और एक छोटी सी फिरकी बना दी जो हवा में अपने आप से घूमती है, और उसके कारण से एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, उससे बिजली पैदा बना ली। बाप ने एक झापड़ मारा उसमें घुमा के, क्या बकवास करता रहता है यहाँ बैठा बैठा, बेवकूफ कहीं का, भाग यहाँ से, कुछ काम किया अगर। तो ये आपने कैसा माहौल दिया उस बच्चे को? आपने उस बच्चे का जो एक नेचुरल तरीका था सीखने का, उसका सत्यानाश मार दिया। हो सकता है वो दोबारा कभी ये काम ना करे। तो हमारा एनवायरनमेंट भी वैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। आर्टिकल 7, पार्टनरशिप्स को मजबूत करना। पार्टनरशिप कैसे? उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए सरकारें ही दोषी हों या सरकारों को ही इतना बर्डन दिया जाए, ऐसा ना हो। ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी की किसी चीज में मास्टरी है, किसी की किसी चीज के लिए बहुत अच्छी नॉलेज है, वो भी लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस के रूप में हो, या ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस के रूप में हो। लेकिन आपको अपना बेसिक एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए आपको पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, और ये पार्टनरशिप सब जगह पर होंगी, बड़ी जगह पर भी होंगी, छोटी जगह पे भी होंगी, जितने तरीके से होनी चाहिए तो वहां पर होंगी। कहीं पर हो सकता है आपको टीचर्स जुटाने हो, तो जरूरी नहीं है कि टीचर्स सरकार रिक्रूट करे तभी हो। अगर रिक्रूट नहीं भी कर रही है तो भी हमारे पास में, हम अच्छे टीचर्स को अगर लेना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लें। कॉन्ट्रैक्ट पे रखने से टीचर्स का फायदा ये होगा कि जब तक करेंगे यहाँ पर काम करेंगे, नहीं करेंगे तो दूसरी जगह जहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी वहां चले जाएंगे। जहां पर भी वो सोचते हैं कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो मूव करने के लिए वो भी फ्री होंगे, और गवर्नमेंट भी इस बात के लिए फ्री होगी कि उनको जब चाहे तब कह सकती है कि ठीक है, आपको कहीं अच्छा मिल रहा है तो आप जाओ। तो दोनों तरफ से बातें आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई चीज खरीदनी है, सपोज हमें ये खरीदने हैं प्रोजेक्टर वगैरह, सरकार के पास पैसा नहीं है, हमने अपने स्कूल को लिख लिख के दिया, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है साहब मैं लिखता हूँ, वो और जगह से लेगा, फिर वो और आगे की परमिशन लेंगे, और ऐसे सब चीज़ों में 4-5-10 साल निकल जाएंगे। इन 4-5-10 सालों में जितने बच्चे पास आउट होकर निकलेंगे वो सीखेंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप के लिए तौर पर हम ये बात कर सकते हैं कि हमने बैंकों से बात कर ली। हर बैंकों को, बैंक ही नहीं बल्कि हर प्रकार के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ एक सोशल कॉजेज के लिए एक फंड होता है, वो उसको देते हैं, जिसे वो किसी
इसके क्या कहते हैं, सेवा टाइप की चीजों में लगाते हैं, है ना, किसी की सहायता दे सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, सीएसआर कहते हैं। तो वो उसमें कॉर्पोरेट सोशल रेवेन्यूज रहते हैं उनके, या सोशल रिफॉर्म्स के लिए वो लोग काफी मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके के सोशल कॉजेज को प्रमोट करने के लिए उनके पास फंड होता है, वो उस फंड से हो सकता है आपको प्रोवाइड करवा दें। चाहे प्रोजेक्टर ले लीजिए, चाहे ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, चाहे किसी एक या दो टीचर्स की सैलरी ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टनरशिप आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से आपको, चाहे आप फाइनेंस में लो, लेबर में लो, कम्युनिकेशन के लिए लो, सोशल सेक्टर से कहीं से भी आपको लेना हो, इस तरीके की चीजों को पार्टनरशिप आपको बनानी पड़ेंगी। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये तो बेसिक एजुकेशन की बात है। अब तो हायर एजुकेशन में भी आपको पार्टनरशिप्स की बात की जाने लगी है। इवन जो आपका नैक वगैरह जो होते हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज को वो लोग ग्रेडिंग देते हैं, उस ग्रेडिंग में भी वो लोग एक सवाल यही पूछते हैं कि आपकी पार्टनरशिप्स किसके साथ में हैं, दिखाइए, कितनी इंडस्ट्रीज के साथ हैं, कितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, आपने पार्टनरशिप कैसे कर रखी है। और इसी में अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं आपके, फिर एक और है आपका आर्टिकल 13। बीच के 2-3 अलग अलग हैं, वो छोड़ दिए हैं, जिनमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं आ रहा। ठीक है, तो बल्कि आर्टिकल 8 को हम लोग पढ़ लें दोबारा। डेवलपिंग ए सपोर्टिव पॉलिसी कंटेक्स्ट। इन्होंने पॉलिसी को बनाने के ऊपर जोर दिया। इन्होंने कहा कि ये सब बातें तो ऊपर की हो गई कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, ऐसे बेसिक एजुकेशन को स्ट्रेंथ करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है करोगे कैसे, उसके लिए पॉलिसी तो बना लो अपने यहाँ। इसीलिए एजुकेशन पॉलिसीज में इस तरीके के रिफॉर्म्स सामने आए। आर्टिकल 9 कहता है कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को कम से कम मोबिलाइज तो कीजिए। आपके पास संसाधन है भी कि नहीं है, जो नहीं है उन्हें बनाइए, जो हैं उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अभी तक तो यही होता है कि ज्यादातर स्कूलों में कोई ना कोई ऐसे कमरे जरूर होते हैं जिनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ होता। तो जितने रिसोर्सेज हैं कम से कम उसकी ही पूरा कर लो, अपने रिसोर्सेज को पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद में दूसरे रिसोर्सेज को जुटाने की बात करो। तो ये चीजें इन्होंने आर्टिकल 9 में मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के बारे में कहा। तो बेसिकली जो आपका एजुकेशन फॉर ऑल है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन, इसको ये कहता है कि आपके पास लर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो आपको अपने यहां बनानी पड़ेंगी, और उसके बाद में हम नई चीजों की तरफ बढ़ें। तो ये था आपका वर्ल्ड एजुकेशन, क्या कहते हैं पूरा नाम, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, यानी जोमेटिन डिक्लेरेशन, जिसमें इन्होंने बेसिक एजुकेशन को बहुत हाईलाइट किया। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों के? यस सर। ठीक, अब हम लोग इसके बाद में दूसरी बात करेंगे। तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ चीजें ढूंढ के लाइए और कल हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। पहला, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1960 का, जो आपके 2.2 में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़िए। यूएनसीआरपीडी पर बेसिकली बात करेंगे, और कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ ए चाइल्ड 1989। मेरी बात समझ में आई है सबको? कल इसके बारे में पढ़ लीजिए, और इसके विषय में कल आपको जो सवाल पूछने होंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे एक एक करके। ओके सर। ठीक है, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओके सर। लर्निंग आपको करनी है, मुझे नहीं करवानी, सही बात है ना। अभी अभी हम लोग क्या क्या पढ़ करना रहे सर? थे, यही तो कर रहे थे ना। राइट टू एजुकेशन सर। हैं? सर एक बार और बता दीजिए सर क्या ढूंढना है, एक बार और बता दीजिए सर। क्या चीज? पढ़ना है, एक बार और बता सर दीजिए। क्या देखना है, आप एक बार और बता दीजिए सर, क्या देखना है? आपकी जो यूनिट 2 है उसका 2.2 आपके सिलेबस में पढ़िए,
सिलेबस में दिया हुआ है 2.2, इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जी सर। यस सर। अब दो चीजें बिल्कुल मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिन लोगों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ और नामों से, वो अपने आईडीज को ठीक कर लें, क्योंकि आपके नाम से ही आईडी आनी चाहिए, तभी आपकी अटेंडेंस मेंशन हो पाएगी, पहली बात। जी सर। वरना मुश्किल होगी आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। जी सर। ठीक है, और जिन लोगों ने अपने नाम से नहीं रखे हैं वो भी ध्यान से रखिए, किसी दूसरे के नाम से ना आए, आपके ही नाम से आना चाहिए। ठीक है, ओके, सर फिर आज का खत्म करते हैं। हाँ बोलिए। सर आपने एक वर्ड यूज किया था दैट एसडीजीज, व्हाट आर एसडीजीज? एसडीजी के विषय में पढ़िएगा, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके विषय में पढ़िएगा। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में दी गई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि पूरी दुनिया के लगभग 135 देश उसको सिग्नेटरी हैं, भारत भी उनमें से एक है। और उन गोल्स को पहले 2020 तक कंप्लीट करना था, नहीं हुआ, इसलिए उसको बढ़ा के किया गया है 2030 तक उसको कंप्लीट करना ही है पूरी दुनिया में। और यही कारण है कि सरकारें अब आपकी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे रही हैं, शौचालय बनवाना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का जो चीजें आ रही हैं, जो रिफॉर्म्स आपको देखने में मिल रहे हैं, ये सारे के सारे उसी चीज को पूरा करना है, इसलिए होगा। इसलिए एसडीजीज को पढ़ लीजिए एक बार, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसीज को रिफॉर्म करना हो, चाहे वो स्कूलों को रिफॉर्म करना हो, आपकी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करना हो, चाहे आपके गरीबी उन्मूलन हो, पब्लिक हेल्थ हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये सारी चीजें जितनी भी आपको देख के मिल रही हैं, कोई हवा में नहीं आ रहा, ना किसी के दिमाग में ऐसी कोई फालतू की चीज आती है करने के लिए। किसी देश पे इतना पैसा नहीं होता, लेकिन एसडीजीज को पूरा करना है, 2030 तक का समय है, इसीलिए आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। अगर आपको, यही कारण है कि पूरे शहर में आपके सुरक्षा, सफाई, तो इसीलिए अब ना मेरा शहर मेरा गर्व और फलाना ढिमाका जो कार्यक्रम चलते हैं, शहरों को ग्रेडिंग की जा रही है, नंबर 1 शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर। हाँ, इसी तरीके से तो नंबर 1 सफाई में ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ऐसे है। ऐसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन ऊपर है कौन नीचे है, वो सब चीजें देखी जाएंगी। स्कूलों में कौन बेस्ट होगा, कौन बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, पानी पीने का साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा अभी आप देखते होंगे आरओ सिस्टम्स का सबसे ज्यादा वो जोर चला हुआ है, पानी साफ पीना चाहिए, पानी का डॉक्टर और फलाना ढिमाका, वो इसीलिए चल रहा है। इससे पहले सब मर नहीं रहे थे, वो भी तब भी पानी पी रहे थे। लेकिन स्वच्छ पेयजल, स्वच्छताएं, शौचालय, वॉशरूम्स की सुविधाएं चाहे सड़क पर हों, ये पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें एसडीजीज में आती हैं, पढ़िएगा उनको जरा। ठीक है, ओके सर। ठीक, तो कल आप लोग तैयारी करिए, फिर देखते हैं। ओके।